जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करने वाला हूँ यार मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर 12th क्लास में, जो आपका चैप्टर 2 है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखिए बेटा, पहला सवाल देखिए। पहले सवाल में बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं 5 × 10 की पावर -8 और -3 × 10 की पावर -8, और आपसे पूछा हुआ है कुछ, क्या पूछा है आपसे? पूछा है कहाँ पर इनकी लाइन पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल जीरो कोई पोजीशन पे होने वाला है। ये देखो चार्ज है 5 × 10 की पावर -8, इधर चार्ज है देखो -3 × 10 की पावर -8। मैं मान लेता हूँ कि पोटेंशियल जीरो होने वाला है यहाँ से एक डिस्टेंस x पर। तो टोटल डिस्टेंस हमें दी थी 16 सेंटीमीटर, यानी इधर से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 16 - x। इसको बोलता हूँ मैं पॉइंट P। पॉइंट P पे पोटेंशियल मुझे जीरो करना है और फिर x की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है kq/r, k × चार्ज बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल जो है ना इस पॉइंट P पे, इस चार्ज के कारण भी आएगा और इस चार्ज के कारण भी आएगा, दोनों का सम जीरो करना है। ठीक है, ये +5 वाले के कारण देखना है यहाँ पे कितना आएगा। इसके कारण आया kq 5 × 10 की पावर -8 डिवाइड बाय डिस्टेंस है x, और इसके कारण देखना k -3 × 10 की पावर -8 और डिस्टेंस है इसकी वहां से 16 - x सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों सेंटीमीटर में है। अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो एसआई यूनिट्स में तो इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हमें एक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चाहिए। पोटेंशियल हम जानते हैं, पोटेंशियल को हमें जीरो करना है। तो जीरो अगर है तो वो तो जीरो तो एसआई यूनिट में भी होगा, कोई और यूनिट में भी होगा, तो हमें इसकी यूनिट कन्वर्जन के बारे में नहीं सोचना। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म है, उसको उधर ले जाओ नेगेटिव टर्म को, और आपके पास ऐसा हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा k × 5 डिवाइड बाय x इक्वल टू k × 3 डिवाइड बाय 16 - x। इसमें आप समझ गए होंगे, दोनों साइड से बेटा 10 की पावर -8 मैंने कैंसिल कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये k को भी कैंसिल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप लिखेंगे 80 - 5x इक्वल टू 3x। इसका मतलब आप लिखेंगे 80 इक्वल टू 10 नहीं 8x, और 80 अगर इक्वल टू 8x हो गया तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कहाँ से पूछा था इसने? देखे, इसने पूछा था व्हाट पॉइंट, बस उसने पूछा है कौन से पॉइंट पे, कहीं से भी डिस्टेंस दे सकते हो। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आपका जीरो हो रहा है, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी है? यहां से 10 सेंटीमीटर, और बेटा अगर यहां से 10 सेंटीमीटर है, यहां से 10 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियसली यहां से कितनी होगी? इधर से उसकी डिस्टेंस होगी 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और चीज नोटिस करो, इसने क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट पॉइंट, और फिर ब्रैकेट में यहां पे लगा रखा है देखो s। वो बोल रहा है हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट्स हो ऐसे, तो जरा चेक कर लेते हैं एक से ज्यादा पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं क्या। नोटिस करिएगा इस बात को। अगर मैं ऐसे सोचूं, देखो इधर वाला पॉइंट चार्ज था ना 5 × 10⁻⁸, इसको कुछ 5q बोल देता हूं। q है तुम्हारा 10⁻⁸, ये था -3 × तो इसको कुछ -3q बोल देता हूं। तो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया इनके बीच में, जहां पर कि पोटेंशियल जीरो हो गया, वो तो मिल गया। उसके अलावा सोचते हैं, देखो एक पॉइंट तो मिल गया इनके बीच में यहां पे, क्या लेफ्ट में कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है? आप रियलाइज करेंगे लेफ्ट में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वो 5q के ज्यादा पास होगा। तो 5q खुद में चार्ज ज्यादा तगड़ा है और उससे पास में है, तो पक्का इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो दूसरे वाले के पोटेंशियल के कंपैरिजन में ज्यादा ही आने वाला है। तो लेफ्ट में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, बीच में P हमें मिल गया था, ये हो सकता है, बीच में P हमें मिल चुका है। इसके अलावा देखना उधर, अगर मैं देखूं इधर भी पॉसिबल है, क्योंकि देखो अगर यहां पे मैं कोई पॉइंट लूं तो वो ज्यादा तगड़े वाले चार्ज से ज्यादा दूर होगा, जबकि छोटू वाले चार्ज से पास होगा। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों के कारण पोटेंशियल की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर ले। तो एक हमने आंसर ये निकाल लिया इनके बीच में, एक और आंसर पॉसिबल है -3 के राइट में। अब उसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो -3 के राइट में निकालने की कोशिश करूंगा, कैसे करूंगा देखिएगा। मान लेता हूं -3q के राइट में कुछ डिस्टेंस
कुछ डिस्टेंस x पे हमारा पोटेंशियल 0 हो जा रहा है। इसको जरा फिर से बना लेते हैं। देखिएगा, मैं बोल रहा हूं, मान लेते हैं यहां से कुछ डिस्टेंस x पर पोटेंशियल 0 हो रहा है। चलो पिछली बार x बोला था, इस बार y बोल देता हूं। y पर 0 हो रहा है और ये डिस्टेंस थी 16। इस पॉइंट को बोल देते हैं कुछ, पिछली बार हमने p बोला था, इस बार इस पॉइंट को s बोल रहे हैं। तो पॉइंट s पर पोटेंशियल 0 करना है। कैसे होगा 0? इसके कारण पोटेंशियल देखना, k इंटू 5q, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी वहां से? 16 प्लस वाई। ठीक है, 16 प्लस वाई, और -3q के कारण प्लस k इंटू -3q डिवाइड बाय y। ये 0 होना चाहिए। फिर से देखिएगा, कॉमन टर्म्स में कैंसिल कर रहा हूं, तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी 5 डिवाइड बाय 16 प्लस वाई इक्वल टू 3 डिवाइड बाय y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y इक्वल टू 48 प्लस 3y। यहां से बेटा सॉल्व करोगे, y की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आने वाली है। यानी हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए हैं, एक P एक S। एक पॉइंट मिल गया यहां बीच में जो इससे 10 इससे 6 पे था, और एक पॉइंट मिल गया वहां से 24 सेंटीमीटर पे। दो पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। ये हो गया बेटा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैं जाने वाला हूं सेकंड पे। आ जाओ सेकंड पे। क्या बोला? रेगुलर हेक्सागन है और साइड लेंथ है इसकी 10 सेंटीमीटर, चार्ज दिया हुआ है। ये आपसे पूछा है पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। एक चीज आपको नोटिस करनी है कि अगर आपके पास हेक्सागन होता है तो उसमें जो साइड लेंथ होती है ना, उतनी डिस्टेंस होती है किसी वर्टेक्स की सेंटर से। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हेक्सागन में अगर आप सेंटर को ज्वाइन कर दें ना ऐसे वर्टिसेस से, तो बेटा ये जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, ये भी ए होता है। पहली चीज, जितनी साइड लेंथ होती है उतनी डिस्टेंस होती है किसी वर्टेक्स की सेंटर से। अब मान लो सारे के सारे चार्जेस जो है क्यू हैं। कितने चार्जेस हैं? 6 चार्जेस हैं क्योंकि हेक्सागन है। उनके कारण पोटेंशियल कहां निकालना है? सेंटर पे निकालना है। सबकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी है? ए। तो हर किसी के कारण पोटेंशियल इक्वल होगा और कितना होगा? k इंटू चार्ज बाय डिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट द सेंटर सबका ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे k क्यू बाय डिस्टेंस प्लस k क्यू बाय डिस्टेंस। ऐसे ये टोटल कितनी बार होने वाला है एडिशन? 6 बार। तो अगर 6 बार होने वाला है तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा? 6k/q बाय a। इसने न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज डालो। k की जगह आप डाल सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। मैं ऐसा यूनिट में करूंगा तो q को कर देता हूं 5 इंटू 10⁻⁻6। a जो है तुम्हारा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कर देते हैं 10⁻⁻1। कितना आ रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे? 6 इंटू 9 54, 54 इंटू 5 कितना होता है? 270। तो 270 दिख रहा है। ये है 10⁻4। 270 इंटू 10⁻4 यानी कि बच जाएगा आपके पास 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बस हमने इतना किया, सबके कारण पोटेंशियल को ऐड कर दिया और सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस a होती है, इसको यूज कर लिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.3 पे। 2.3 बोला भाई दो चार्जेस हैं 2 और -2, मतलब डाइपोल की तरह है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। उनके बीच में सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर। ओके, आपसे पूछा है इसकी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दे। बेटा डाइपोल जो होता है उसका बाइसेक्टर प्लेन, यानी जो प्लेन मिडल में आता है एकदम, ये मान लो +q, ये -q। एक प्लेन इमेजिन करो जो एकदम मिडल में आ रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस उसने 6 सेंटीमीटर दी हुई है ना, उसको मैं 2a लिख रहा हूं। 2a तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है। मतलब कि दोनों से a और a डिस्टेंस पे एक प्लेन इमेजिन करें। यहां से एक डिस्टेंस a पे और दूसरी साइड से भी एक डिस्टेंस a पे। आप इमेजिन करें एक प्लेन, इस तरीके का एक प्लेन है। ठीक है, वो जो प्लेन होगा उसमें हर पॉइंट की डिस्टेंस -q और +q से सेम आएगी, क्योंकि मैं कौन सा प्लेन बोल रहा हूं? बाइसेक्टर प्लेन, जो कि दोनों के मिडिल में है।
क्योंकि दोनों के मिडल में है तो दोनों चार्जेस से उसकी सेपरेशन सेम ही होने वाली है। तो इस प्लेन में बेटा कोई भी पॉइंट लूंगा उसकी डिस्टेंस माइनस क्यू से और प्लस क्यू से सेम होगी, यानी माइनस क्यू के कारण जितना पोटेंशियल आएगा वो आएगा नेगेटिव, उतना ही पॉजिटिव में आने प्लस क्यू के कारण, टोटल पोटेंशियल जीरो हो जाने वाला है। देखिए आपसे पूछा है पहली बात आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमने आइडेंटिफाई कर ली। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी? बाइसेक्टर प्लेन। इस डाइपोल का बाइसेक्टर प्लेन, यहां अगर मैं देख रहा हूं जैसे जनरली हम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो कौन सा प्लेन बोल रहा हूं मैं? ये वाला, यानी कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन जो इनके एकदम मिडल में होगा, बीच में होगा। अच्छा आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। आप लोग जानते होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे भी आपको पता होगा बाइसेक्टर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है बेटा, ठीक है। बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है। देखो डाइपोल मोमेंट होता है आपका माइनस क्यू से प्लस क्यू इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी? हम थ्योरी में पढ़ाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरह से होगी, प्लस क्यू से माइनस क्यू। तो सेकेंड पार्ट का आंसर मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर हमने ऐसे रखा हुआ है जैसे मैंने दिखाया है, मैंने कैसे दिखाया है? आपका डाइपोल में मैंने लेफ्ट में दिखाया, तो जनरली उसको बोलेंगे माइनस आई कैप, हम प्लस आई कैप इधर लेते हैं, तो ये जनरली है माइनस आई कैप। तो अगर डाइपोल मोमेंट आपका माइनस आई कैप में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा? प्लस आई कैप। ये हो गया बेटा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने वाला हूं 2.4। क्या बोला? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एयर है उसकी प्लेट्स के बीच में, इसकी कैपेसिटेंस 8 दे रखी है। आपसे पूछा है इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी अगर इनके बीच की डिस्टेंस को हाफ कर दें और जो बीच में स्पेस है उसको हम फिल कर दें एक डाइलेक्ट्रिक से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो पहले मैं ये जानता हूं कि जब एयर कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है जी इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी, और यदि आप एक डाइलेक्ट्रिक रख दें उसके अंदर तो आपका फॉर्मूला हो जाता है, इसको बोल देता हूं चलो सी डैश, हो जाता है के इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय सेपरेशन, ठीक है। इसको डी डैश तो बोल देता हूं सेपरेशन, क्योंकि इसने सेकंड केस में चेंज कर दिया। तो सवाल के हिसाब से क्या है? सवाल के हिसाब से अभी ये कैपेसिटेंस 8 पिको फैरेड है, ठीक है, ये हमारी 8 पिको फैरेड है, तो 8 पिको फैरेड इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। अब क्या बोल रहा है? सेकंड केस में तुम्हें कैपेसिटेंस निकालनी है जब हमने दो चेंजेस करे, एक तो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का 6, दूसरा उनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया, यानी डी नहीं रही सेपरेशन, डी बाय 2 हो गई। तो देखना सेकंड केस में जो सी डैश है वो ऐसे लिखूंगा सी डैश इक्वल टू, सी डैश इक्वल टू, देखो के की जगह 6 लिख देता हूं, इप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये क्या है? डी बाय 2 करना है। तो दिख रहा होगा तुमको 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा 12 इंटू इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की वैल्यू तो दे रखी है ना 8 पिको फैरेड, तो उसको रख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा 12 इंटू 8 पिको फैरेड। मेरे ख्याल से 12 इंटू 8 पिको फैरेड कितना होता है? 96, 96 पिको फैरेड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपेसिटेंस का, के इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय सेपरेशन। चल रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2.6 पे। क्या बोला जी? कैपेसिटर्स है, कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड के सीरीज में कनेक्टेड है और कितने हैं? 3 है। आपसे पहले पूछ रहा है इस सिस्टम की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो मुझे सीरीज का फॉर्मूला पता है भाई, सीरीज में होता है 1/c इन सीरीज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे चलता जाता है, 3 है तो बस 3 तक लिखता हूं मैं। अब वैल्यूज डाल देता हूं, ये सारे मेरे 9 थे, तो देखना ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 जो कि हो जाता है 3/9, यानी कि 1/3, 1/3 हो गया। ये आपका 1/ सीरीज है, तो सीरीज कितना है? सी सीरीज आ गया 3 पिको फैरेड, यूनिट्स आपके पिको फैरेड में। अब क्या पूछा?
आप पूछ रहे हैं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। बेटा अगर कोई बैटरी से किसी कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन को कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, बैटरी का पोटेंशियल सीरीज में डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड हो जाता है, यहां पर तो तीनों के तीनों मेरे कैपेसिटर इक्वली हैं तो इक्वली डिवाइड होने वाला है भाई, क्योंकि तीनों कैपेसिटर बराबर हैं तो तीनों में बराबर ही आएगा। और कितना आएगा बराबर भाई, जब मुझे पता है कि टोटल 120 आने वाला है, टोटल कितना आने वाला है 120, तो इन तीनों में कितना होना चाहिए, अगर सेम है तो ऑब्वियसली तीनों में होना चाहिए 40-40। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तीनों सेम है और तीनों का सम 120 है। तो मान लो तीनों में आ रहा है V V V, तो 3V 120 है तो V कितना होगा 40। यानी कि सेकंड पार्ट का आंसर आपका सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट आने वाला है। ये हो गया 2.6। 2.7 पे आ जाइए। क्या बोला जी, 2.7 में तीन कैपेसिटर है 2, 3, 4। ओके, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और आपसे पूछ रहा है कैपेसिटेंस। बेटा पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है इस बार। मैं जानता हूं पैरेलल में फॉर्मूला होता है C पैरेलल इक्वल टू 3 है ना, तो 3 ही दिखा देता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तीनों को ऐड करोगे तो 2, 3, 4 मिला के 9 हो जाता है। यानी पहला मेरा आंसर आ गया 9 पिको फैराड। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, सेकेंड पार्ट में पूछा है डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज बताना है अगर इस कॉम्बिनेशन को हम 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें। तो बहुत आसान है बेटा, Q इक्वल टू CV आपको पता करना है और आपको यह भी समझना है कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम आ रहे हैं। यहां पे तीनों में सेम आ रहे हैं क्योंकि तीनों पैरेलल में है ना। तो C1, C2, C3, C1 में भी पोटेंशियल V है, C2 में भी V है और C3 में भी V है। तो अगर तुम तीनों में चार्ज निकालो तो आराम से निकाल सकते हो। तुम बोलोगे Q1 कितना होगा, C1 इंटू V, वैल्यू डाल दो। C1 कितना है तुम्हारा 2, पोटेंशियल है 100, तो 2 इंटू 100 आ जाएगा बेटा 200 पिको कूलम। ऐसे Q2 निकाल दीजिएगा C2 इंटू V। C2 हमारा दिख रहा है 3 इंटू 100 300 पिको कूलम। ऐसे ही Q3 निकाल दीजिएगा C3 इंटू V, वो हो जाएगा आपका क्या है 4 इंटू 100 400 पिको कूलम। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों 2.7। 2.8 पे जाने वाले हैं। 2.8 देखिएगा। 2.8 में बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जी, ईच प्लेट हैज एन एरिया, एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है। क्या पूछा आपसे, कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है। तो पहला पार्ट तो मैं कर देता हूं। पहले पार्ट में आपसे जो बोला है कैपेसिटेंस निकालने को, वो निकाल देता हूं डायरेक्टली। भाई हम कर देंगे C इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D। वैल्यू डाल दो। इप्सिलॉन नॉट होता है कुछ 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। एरिया दे रखा है मेरे को 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। डी दे रखा है, कहाँ दे रखा है, D दे रखा है 3 मिलीमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कॉमन टर्म्स कैंसिल कर देना, 3 और 6 का हो जाता है 2। 8.85, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा क्योंकि 8 इंटू 2 होता है 16 और 0.85 इंटू 2 होता है 1.7, तो 8.85 बेटा हो रहा होगा 17.7। तो 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, या फिर बोल सकता हूँ मैं 17.7 पिको फैरेड। ये मेरा कैपेसिटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या पूछा, आपसे पूछा है अगर इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दें एक सप्लाई से 100 वोल्ट की, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो याद करो कैपेसिटर की दो प्लेट्स पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, एक पे Q तो दूसरे पे माइनस Q, और वैल्यू क्या होती है CV। तो बेटा पहले CV निकाल लेता हूं मैं, Q इक्वल टू CV। देखना ये इसको पोटेंशियल से 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17.7 इंटू 100 पिको कूलम आ जाएगा ये, यानी कि 1770 पिको कूलम। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। बोला ना व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दूसरे पे आएगा नेगेटिव माइनस 1770। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होने वाला है CV। जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2.9।
आपसे पूछा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8 2.8 मतलब इससे जस्ट पहले वाला 2.8 वाला ये, इसमें ध्यान दो तुम्हें एरिया दे रखा था, सेपरेशन दे रखी थी। अब आपसे बोल रहा है इस कैपेसिटर में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें, और डाइलेक्ट्रिक भी देखो पूरी थिकनेस का इंसर्ट कर रहे हैं हम। वहां पे याद होगा तुम्हें उनके बीच में सेपरेशन 3 मिलीमीटर थी, और 3 मिलीमीटर ही थिक माइका शीट इंसर्ट कर रहे हो, यानी जितनी भी सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में पूरी की पूरी आप डाइलेक्ट्रिक से भर देंगे। आपसे पूछ रहा है क्या होगा अगर कैपेसिटेंस, व्हाट हैपेंस इफ द कैपेसिटर इज गिवन दिस बिटवीन द प्लेट्स। अब दो केसेस में आपसे पूछा हुआ है। पहले केस में जब वोल्टेज सप्लाई को हम कनेक्टेड रहने दें, और दूसरे केस में अगर हम वोल्टेज सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दें। तो बेटा तुम्हें ध्यान रखना है, मैं ऐसे बताता हूं। उसने बोला है व्हाट वुड हैपन, तो अब वो बेसिकली इफेक्ट पूछ रहा है, तो इफेक्ट अब वो अलग अलग चीजों पे पूछ सकता है, मैं जो है सारे बता देता हूं तुम्हें। वो पूछ सकता है चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, और एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब हम एक टेबल बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग से सबसे पहले वो पूछेगा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, और फाइनली एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। ये हमें दो केसेस में करके बताना है, देखना। तो मैं एक टेबल टाइप बना रहा हूं, ऐसा दो केसेस में करके बताना है। कौन कौन से दो केसेस? पहले केस में देखना आपने बैटरी को कनेक्ट कर रखा था, दूसरे केस में आपने बैटरी को डिसकनेक्ट कर दिया। तो इनसे क्या फर्क पड़ता है बेटा? अगर तुम बैटरी को कनेक्ट करके रखोगे, अगर तुम बैटरी को कनेक्ट करके रखोगे तो क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल। जबकि अगर तुम बैटरी हटा दोगे, वायर्स हटा दोगे, तो प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसको जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो उस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। तो मैं दोनों करके बता रहा हूं। पहला पार्ट जब बैटरी कनेक्टेड है, ये पार्ट ए के आंसर्स हो जाएंगे। दूसरा पार्ट जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो ये पार्ट बी के आंसर्स हो जाएंगे। बैटरी रिमूव्ड। ठीक है, अब देखना सब में मैं आंसर कैसे दूंगा। मैं बोलूंगा कि इनिशियल वैल्यूज थी, जो इनकी इनिशियल वैल्यूज थी, यानी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले, उन वैल्यूज को ऐसे बोल दूंगा जीरो के साथ। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की इनिशियल वैल्यू तो C0 जो कि हम निकाल चुके हैं 17.7 पिकोफैरेड। ऐसे चार्ज की इनिशियल वैल्यू थी मान लो Q0, पोटेंशियल की इनिशियल वैल्यू थी V0, इलेक्ट्रिक फील्ड की इनिशियल वैल्यू थी E0, एनर्जी की इनिशियल वैल्यू थी U0, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं लिखूंगा K। तो हर केस में हमें देखना है कि सेम रहेगा या K से मल्टीप्लाई होगा या K से डिवाइड होगा। देखो बैटरी कनेक्टेड है, तो मैंने क्या बोला था, क्या सेम रहने वाला है? पोटेंशियल। ये पक्की बात है, V0 ही रहेगा। और बेटा ध्यान देना, अगर ये V0 रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पोटेंशियल बाय सेपरेशन होता है कैपेसिटर की प्लेट्स में। तो अगर पोटेंशियल तुम्हारा सेम रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सेम रहना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्ज होता है CV, V तुम्हारा सेम रहा। अच्छा, कैपेसिटेंस पहले बता देता हूं भाई, कैपेसिटेंस तो हमेशा K से मल्टीप्लाई हो जाएगी, चाहे बैटरी को रखो या ना रखो, है ना। डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस आपकी K से मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं चार्ज के बारे में बात कर रहा था। चार्ज होता है Q इक्वल टू CV, V सेम रहा, कैपेसिटेंस K से मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एनर्जी के बारे में सोचो, एनर्जी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक हाफ CV², एक Q²/2C। यहां पे लगाना हाफ CV², क्योंकि V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, हाफ CV², C तुम्हारा K से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एनर्जी भी K से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड में तुमने बैटरी हटा दी है तो चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? V होता है Q/C, V होता है Q/C, Q सेम रहा, C नीचे डिनोमिनेटर में K से मल्टीप्लाई हो गया है, यानी पोटेंशियल तुम्हारा K से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है ना। ऐसे बेटा जैसे इधर दिखाया था, जो पोटेंशियल का वेरिएशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल बाय D। तो भाई अगर पोटेंशियल K से डिवाइड हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी K से डिवाइड होगा। एनर्जी,
एनर्जी होती है क्यू स्क्वायर बाय 2c। इस बार क्यू स्क्वायर बाय 2c यूज करो, क्यू तुम्हारा सेम रहा, नीचे डिनोमिनेटर में c बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी k से डिवाइड हो जाएगी। ये मैंने आपको पांचों जो फैक्टर्स है उन पे क्या इफेक्ट होगा वो बता दिया। जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे दो केसेस में, पहले केस में जब बैटरी लगा रखी है तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। दूसरे केस में जब बैटरी हटा दी है तो क्या होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है। 2.10 देखते हैं। बोला है 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी। आपसे पूछा है कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसमें स्टोर होगी। बस आपको एनर्जी निकालना है भाई। एनर्जी का फॉर्मूला मैं जानता हूं बहुत अच्छा सा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी हाफ सी वी का स्क्वायर। वैल्यू डाल दीजिए। क्या वैल्यूज हैं, हाफ इंटू सी इज सेम एज 12 पिकोफैरेड, पोटेंशियल का स्क्वायर, देखो पोटेंशियल 50 वोल्ट है ना, उसका स्क्वायर कर दो 2500, यहां 2 कैंसिल करो तो आ जाएगा 6 पिकोफैरेड इंटू 2500 वोल्ट का स्क्वायर। यहाँ पे वोल्ट का स्क्वायर भी है बेटा, और कैपेसिटेंस इंटू वोल्ट का स्क्वायर यूनिट आपकी एनर्जी की बन जाती है। 6 इंटू 2500 क्या होता है, 25 इंटू 6 मेरे ख्याल से 150 होता है, तो ये हो जाएगा जी 15000 पिको जूल्स। पिको में बेटा होता है 10 की पावर -12, तो मैं 3 यहां से कैंसिल करके इसको ऐसे ही बोल सकता हूं 15 नैनो जूल्स। ठीक है, 15 नैनो जूल्स। नैनो क्या होता है, 10 की पावर -9। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.11 पे। इसमें बोला है 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर एक, उसको हमने चार्ज किया 200 वोल्ट की बैटरी से, फिर बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम्हें पता है बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, चार्ज कांस्टेंट रहने वाला है। और इसको एक और कैपेसिटर से कनेक्ट किया जिसकी वैल्यू सेम है जी 600 पिकोफैरेड। पूछ क्या रहा है, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो बेटा एनर्जी क्यों लॉस होगी उसके बारे में समझिए। देखो पहले मैं कैपेसिटर ना सी बोल देता हूं, ठीक है। पहले तुमने बैटरी से इसको कनेक्ट किया, मान लो बैटरी थी ईएमएफ ई की, ये कैपेसिटेंस है सी, तो क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना आ जाएगा, सी ई, ठीक है, सी इंटू एम एफ। इसकी एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी कितनी आ जाएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्यू ये है, क्यू स्क्वायर बाय 2c इसकी एनर्जी होगी। अब वो क्या बोल रहा है, इस बैटरी को हटा दो और इसको एक और अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करो। बेटा क्या होता है ना, जब अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज है आपका, दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दोनों इसको शेयर कर लेंगे। और यहां पे क्योंकि हमारे दोनों ही कैपेसिटर बराबर है सी और सी, तो एक्चुअली चार्ज आधा आधा ही होएगा। मतलब पहले अगर इस पे क्यू था ना, तो अभी इस पे ऐसे होएगा Q/2 Q/2, और दूसरी साइड दूसरी साइड प्लेट पे रहेगा -Q/2 -Q/2, ऐसे हो जाएगा चार्ज। अब वो पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। कैसे निकालेंगे, आप क्या बोलेंगे ना, आप ये बोलेंगे कि इनिशियली एक कैपेसिटर था, चार्ज क्यू था, फाइनली दो कैपेसिटर है, टोटल चार्ज क्यू ही है, फाइनली इन दोनों की पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप ऐसे लिखिए, देखिए इनिशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c, जो कि हाफ सी के स्क्वायर के इक्वल भी हो जाएगी। ठीक है, क्यू की वैल्यू डाल देंगे। फाइनल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल एनर्जी थी तुम्हारी क्यू स्क्वायर बाय 2c, ऑल्सो सेम एज हाफ सी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी हो जाएगी, चार्ज तो टोटल सेम है, लेकिन फाइनली जो कैपेसिटेंस है वो डबल हो गई है ना, पैरेलल में c प्लस सी 2c हो गई, तो फाइनली कैपेसिटेंस तुम्हारी डबल हो गई। तो फाइनली इसको ऐसे लिख देना क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 2c। मतलब तुमको दिख रहा होगा इनिशियली यहाँ 1/2 है, जबकि फाइनली यहाँ 1/4 है। तो बेसिकली इनिशियल एनर्जी का हाफ आने वाला है। ठीक है, हाफ से 1/4, हाफ से 1/4 मतलब आधा हुआ ना, तो इसको लिख देता हूं मैं इनिशियल एनर्जी का आधा। मतलब अगर इनिशियल एनर्जी थी 100 जूल, तो फाइनली कितनी बच गई, 50 जूल। तो बाकी कहां गई, हीट लॉस में। तो वही आपसे पूछ रहा है कितनी एनर्जी लॉस हुई है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो लॉस आ जाएगा। तो मैं बोलूंगा लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है इनिशियल एनर्जी में से फाइनल माइनस कर दो, फाइनल इनिशियल बाय 2 थी, यानी इनिशियल एनर्जी का आधा लॉस हो गया होगा। और इनिशियल एनर्जी का आधा मतलब 1/4
सी ईएमएफ का स्क्वायर, वैल्यूज डाल लो कैलकुलेशन करने के लिए। तो 1/4 सी, देखना कैपेसिटेंस है 600 पिको फैरेड, उसको 10⁻⁻12 लिख देता हूं। पोटेंशियल का स्क्वायर, देखना पोटेंशियल तुम्हारा 200 है, उसका स्क्वायर किया तो आएगा 4 × 10⁴। जरा कैलकुलेशन देखें क्या क्या बचता है। ये मेरे ख्याल से 4 का फैक्टर कैंसिल हो गया, ये 10⁻⁻12 है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁸। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू 600 × 10⁻⁸ जूल। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कलर इसका वही रखते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। तो इसको मैं बोला था कलर वैसे ही रख के इसको लिख सकते हैं 600 × 10⁻⁸, या फिर ऐसे लिख सकते हो 6 × 10⁻⁶ जूल्स। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ 6 माइक्रो जूल। इतना एनर्जी का लॉस आपका हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या यूज करा है मैंने? ये कॉन्सेप्ट यूज करा है कि फाइनली दोनों पैरेलल में आते हैं, चार्ज सेम रहता है, तो अगर इनिशियल एनर्जी ये है तो फाइनल एनर्जी हाफ हो गई, क्योंकि कैपेसिटेंस डबल हो गई।